बीजेपी उसी हिसाब से चुनाव यहाँ पे जीत सकती है अगर वो 3M फॉर्मूला अप्लाई करेगी जम्मू कश्मीर में, यानी कि मोदी, मंदिर और मनी। इस पे क्या कहेंगे आप? खानदान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान, ये तीन चीजें हैं जो कश्मीर को दी हैं आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने। लेकिन आप ये मानते हैं कि 3M फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं आप पूरे देश में? मंदिर मस्जिद की सियासत ये लोग करते होंगे, हम नहीं करते। अगर आप मंदिर की बात करते हैं तो इनको पता होना चाहिए कि वहां पर मस्जिद भी बनने जा रही है। एक मिनट, आपको कैसे लग रहा है कि मंदिर मस्जिद की सियासत ये लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं? देखिए, बात तो इन्होंने की, आप लोग मजहबी सियासत नहीं करते हैं? बात तो उन्होंने की ना, जब इन्होंने बात की। आपकी पार्टी के लोग मंदिर नहीं जाते हैं? देखिए, हम तो जाते हैं, हम बड़े खुश होते हैं अगर कोई मस्जिद जाए, पॉलिटिसाइज बड़े कौन खुश कर है रहा कोई है? मंदिर जाए। हम तो नहीं पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है इन चीजों हम को? इसको कहाँ पॉलिटिसाइज करें? बताएं किस तरह से पॉलिटिसाइज। अगर राम मंदिर बना तो वहां पर मस्जिद भी बनने जा रही है। जो मस्जिद बनने जा रही है ना, उसका नाम किसी चोर लुटेरे बाबर के नाम पर नहीं होगा, किसी मंगोल के नाम पर नहीं होगा, बल्कि हिज होलीनेस द प्रॉफिट के नाम पर। जम्मू में क्या डर है आप लोगों को? फिर क्यों बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ये आपको कहती है कि जम्मू में ये लोग इलेक्शन नहीं जीत सकते? अगर जीतते होते इलेक्शन, ने अभी तक असेंबली के इलेक्शन कब के कराए होते? हमें कोई डर नहीं है। सबसे बड़ी बात, चुनाव तो होने वाले हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं चुनाव। और हम क्यों, हम तो 400 से पार जाने वाले हैं, आपको पता है। और मैं यहाँ पर एक शेर से जरा इनको बताना चाहूंगा कि जाके कह दो शोलों से चिंगारी से कि कमल खिलेगा आपकी बार 400 पार की तैयारी से, कि बरसों बाद खुला है इस देश का मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी पुरानी बीमारी से। इतना अगर आपको यकीन है, विश्वास है, कि आपको नहीं लगता कि लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले असेंबली इलेक्शन होने चाहिए थे, या लोकसभा के साथ साथ करवाइए असेंबली इलेक्शन? तो मैंने बताया, जो जमहूरियत की मंदिर या मस्जिद है उसकी नींव है पंच सरपंच, उसकी दीवारें बीडीसी डीडीसी हैं। जब ये नींव पड़ गई, पक्की दीवारें पड़ गई, तो उसके ऊपर एमएलए की छत भी बहुत जल्दी पड़ने वाली है। इसमें इतनी उत्सुकता क्यों हो रही है? जब तक छत पड़ेगी तब तक दीवारें निकल गई आपकी। आजकल पंच सरपंच खत्म है, कहाँ पे पंच सरपंच? ये जो बताइए मुझे, बीडीसी कहाँ पे है? आपसे तो ये इल्जाम लगते हैं कि लोकसभा इलेक्शन आप लोग इसलिए जीतते हैं क्योंकि वहाँ पे नाम चलता है मोदी जी का। देखिए, तो इसमें असेंबली इलेक्शन नहीं जीत सकते आप लोग। ये तो आप लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। जनाब, मोदी जी का नाम तो पूरी दुनिया में चलता है। वही तो उसी नाम पे तो आप लोग चल रहे हैं। हमारी पार्टी के है ना मोदी जी, वही तो कह रहे हैं, उसी हमारी पार्टी के। मैं गर्व है। तुम चाहो या ना चाहो, जनता चाहती है। कि तुम चाहो या ना चाहो, जनता चाहती है। यूं ही नहीं कोई 400 की बात करता है। आपका क्या, पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, और आने वाले टाइम में आपकी रिपोर्ट कार्ड पे मुझे आर्यभट्ट का शून्य दिखता है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कश्मीर में, जिसकी सदारत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करते हैं, और वो कहते हैं कि हम इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है, हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद उन्हीं के बेटे उमर अब्दुल्ला ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा कि हम अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और एनडीए यानी कि जो बीजेपी की पार्टीज की अलायंस है, उनके साथ हमारा कोई भी सलाह समझौता नहीं होगा, न उनके लिए हमारा दरवाजा खुला है, ना ही कोई खिड़की खुली है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह देखते हैं कि जिस तरह कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद उमर साहब कहते हैं कि बीजेपी के साथ हम कभी हाथ नहीं मिलाएंगे और बीजेपी के लिए हमारे सारे दरवाजे बंद हैं। बीजेपी उसी हिसाब से चुनाव यहाँ पे जीत सकती है अगर वो 3M फॉर्मूला अप्लाई करेगी जम्मू कश्मीर में, यानी कि मोदी, मंदिर और मनी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना फार्मूला भी फिर याद होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज तक क्या फार्मूला रहा जिसके कारण कश्मीर में इतना उपद्रव और इतना खून खराबा हुआ? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी 3 ही चीजें आती हैं, जिसके अंदर खानदान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान, ये 3 चीजें हैं जो कश्मीर को दी हैं आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने। तो ये जो बातें करते हैं, इनको कम से कम। लेकिन आप ये मानते हैं कि 3M फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं आप पूरे देश में, मनी, मोदी और मंदिर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम लोगों ने जो विकास किया है लोगों का, और 18 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए हैं ना, वो किस तरह से ऊपर उठकर आए हैं, ये कम से कम पता होना चाहिए। और पिछले 5 सालों के आंकड़े हैं, आप खुद हिसाब लगा लीजिए। अंत्योदय की बात करते हैं, जो सबसे लास्ट में कतार में बैठा, उसके पास हम लोग पहुंचते हैं सबसे पहले। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मंदिर मस्जिद की सियासत ये लोग करते होंगे, हम नहीं करते। अगर आप मंदिर की बात करते हैं तो इनको पता होना चाहिए कि वहां पर मस्जिद भी बनने जा रही है। एक मिनट, आपको कैसे लग रहा है कि मंदिर मस्जिद की सियासत ये लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं? देखिए, बात तो उन्होंने आप लोग मजहबी सियासत नहीं करते हैं? बात तो उन्होंने की ना, जब इन्होंने बात की। आपकी पार्टी के लोग मंदिर नहीं जाते हैं? देखिए, हम तो जाते हैं, हम बड़े खुश होते हैं अगर कोई मस्जिद जाए। पॉलिटिसाइज बड़े कौन खुश कर है रहा कोई है? मंदिर जाए। हम तो नहीं करते। पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है इन चीजों हम को? इसको कहाँ पॉलिटिसाइज करें? बताएं किस तरह से पॉलिटिसाइज करें, आप इसे मुझे बता दीजिए जरा। अगर एक बार सबसे बड़ी बात है, अगर राम मंदिर बना
तो वहां पर मस्जिद भी बनने जा रही है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, जो मस्जिद बनने जा रही है ना, उसका नाम किसी चोर लुटेरे बाबर के नाम पर नहीं होगा, किसी मंगोल के नाम पर नहीं होगा, बल्कि हिज होलीनेस द प्रॉफिट के नाम पर होगा। ये होता है, जो धर्म होता है वो इंक्लूसिव होता है, वो सभी को अपने साथ लेके चलने की बात होती है। ये एक्सक्लूसिव बात करने वाले लोगों को करते होंगे सियासत, हम नहीं करते। हमारे लिए दोनों धर्म, भले वो हिंदू हैं मुसलमान हैं, बड़ी बार कहता हूं हमारी दो आंखों की तरह है। ये एक आंख से देखते होंगे, वो इनको मुबारक। नहीं, अब मुझे बताइए जम्मू में क्या डर है आप लोगों को? फिर क्यों बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही आपको कहती है कि जम्मू में ये लोग इलेक्शन नहीं जीत सकते? अगर जीतते होते इलेक्शन, ने अभी तक असेंबली के इलेक्शन कब के कराए होते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों? पिछले आंकड़े उठा के देखिए मलिक साहब, जब गुपकार अलायंस सारे का सारे इकट्ठा हुआ था, तो इनकी वोट परसेंटेज क्या थी और हमारी क्या थी? 50% की अकेले चलिए वो तो एक आप पे डर था, गुपकार तो अब टूट गया हुआ है। लेकिन अब क्या है? अब क्या आंकड़े डर है? बोलते हैं ना, अब आंकड़े क्या डर है? आपको लगता है गुपकार भी खत्म हो गया, आहिस्ता आहिस्ता इंडिया अलायंस भी खत्म हो गया, तो जम्मू कश्मीर में किस चीज का डर है जो सता रहा है? हमें कोई डर नहीं है। सबसे बड़ी बात, चुनाव तो होने वाले हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं चुनाव। और हम क्यों, हम तो 400 से पार जाने वाले हैं, ये आपको पता है ना। और मैं यहाँ पर एक शेर से जरा इनको बताना चाहूंगा कि जाके कह दो शोलों से चिंगारी से कि कमल खिलेगा अब की बार 400 पार की तैयारी से, कि बरसों बाद खुला है इस देश का मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी पुरानी बीमारी से। इतना अगर आपको यकीन है, विश्वास है, कि आपको नहीं लगता कि लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले असेंबली इलेक्शन होने चाहिए थे, या लोकसभा के साथ साथ करवाइए असेंबली इलेक्शंस? देखिए, दोनों चीजें होनी है, तय है, आपके सामने जरूर होनी है, क्यों नहीं होनी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज जमहूरियत का, जिसको आप मंदिर कहें, जमहूरियत की मंदिर या मस्जिद कहें, उसकी नींव क्या होती है? उसकी नींव होती है पंच सरपंच। जब पंच सरपंच के चुनाव तो आज तक आप लोगों ने करवाए नहीं, और आपने बायकॉट भी कर दिया कि ऐसा ना हो कि कोई किसी गरीब का बच्चा किसी गांव से उठकर कोई गुपकार के गलियारों में चलिए, नहीं, जहां पर हमारा पेटेंटेड राइट है। तो मैंने बताया, जो जमहूरियत की मंदिर या मस्जिद है, उसकी नींव है पंच सरपंच, उसकी दीवारें बीडीसी डीडीसी हैं। जब ये नींव पड़ गई, पक्की दीवारें पड़ गई, तो उसके ऊपर एमएलए की छत भी बहुत जल्दी पड़ने वाली है। इसमें इतनी उत्सुकता क्यों हो रही है? जब तक छत पड़ेगी तब तक दीवारें निकल गई आपकी। आजकल पंच सरपंच खत्म है, कहाँ पे देखिए, पंच सरपंच? ये जो बताइए मुझे, बीडीसी कहाँ पे है? देखिए, सिस्टम के अंदर कहाँ पे है बीडीसी? तो आ जाएंगे ना। कब ये तो आएंगे? नहीं है इनकी तरह 60 साल 70 साल आप से जब तक बनाएंगे। छत डालेंगे तब तक दीवारें निकल रही, जब क्यों? दीवारें डालेंगे तब तक छत क्यों निकलेगी? सारे सिस्टम से चलेगा। पंच सरपंच भी आएंगे और वो दीवारें भी आएंगी और छत भी आएगी। कोई खानदानी दीवार नहीं आएगी, कहीं तैयारी नहीं है ना खानदानी नींव आएगी, ना खानदानी दीवार आएगी। नहीं नहीं, आप हमेशा यही इल्जाम नई लगते दीवार, हैं नई छत। कि आप हर बार एक ही, नहीं, हर बार ये सिर्फ इल्जाम अब्दुल्ला लगते हैं कि परिवार की आप नींव, अब्दुल या मुफ्ती परिवार की नींव, या कब तक गिनेंगे आप लोग या गांधी परिवार की नींव, नई नींव, हर बार नई नींव, हर बार नई छत, हर बार नई दीवार। कब तक परिवार गिनेंगे आप पे तो ये इल्जाम लगते हैं कि जो लोकसभा अभी भी इलेक्शन परिवारवाद भी छोड़ रहे हैं। लोकसभा आप लोग इसलिए जीतते हैं क्योंकि वहां पे नाम चलता है मोदी जी का। देखिए, तो इसमें असेंबली इलेक्शन नहीं जीत सकते आप लोग। ये तो आप लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। जनाब, मोदी जी का नाम तो पूरी दुनिया में चलता है। वही तो उसी नाम पे तो आप लोग चल रहे हैं। बात है, हमारी पार्टी के है ना मोदी जी। वही तो कह रहे हैं, उसी हमारी पार्टी के, हमें गर्व है कि ऐसा इंसान इसके पास साथ है जो पूरी सवाल तो सुनिए ना, दुनिया को साथ उसी नाम पे तो आप लोग चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। अगर मोदी जी उतर रहे हैं ग्राउंड में, तो समझो उसके पीछे पीछे ये कहते हैं कि ये लोग भी जीत जाते हैं। असेंबली इलेक्शन करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल तैयार है। मैंने उमर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं भी उमर साहब को ये जवाब दे रहा हूँ कि भाई साहब, पता लग जाएगा ना, आपको चुनाव होने तो है, आपको पता चल जाएगा। और मैं यही पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब मुझे नहीं मिला, कि आपने पंच सरपंच के चुनावों से क्यों बायकॉट किया था? फिर खानदानी नींव भी चाहते थे ना आप, इसलिए आपने बायकॉट किया ना, करवाते आप। आज आपको रिग्रेट हो रहा है कि हमने उस समय चुनावों से बायकॉट किया था। तो मेरे को लगता है कि अगर आप पछता रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ गलत किया था, उसका आपको बताना चाहिए। उमर साहब बार बार बोल रहे हैं कि मैं एनडीए का हिस्सा नहीं बनूंगा, उनके लिए मेरे दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है। खिड़कियां क्या, कोई भी दरार तक नहीं उनके लिए खुली है मेरे लिए। क्या प्रेशर बनाया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एनडीए के साथ जोड़ा जाए? ये क्या चल रहा है? क्यों ये बार बार बयान आ रहे हैं? देखें, वो उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। वैसे उमर साहब ने जो कैरियर शुरू किया था, वो एनडीए से ही शुरू किया था। अगर इनको शायद भूल गए होंगे, मुझे याद है, इनको भूल गया होगा। क्या आपको लगता है आजकल जो गुपकार अलायंस था, इन लोगों ने भी कहा कि जिस तरह पाकिस्तान के इलेक्शंस हुए, उस पर जिस तरह आपने ट्वीट देखा होगा, इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तंज कसा, और फिर एनसी के स्पोक्स पर्सन ने पीडीपी पे तंज कसा। क्या आपको लगता है कि वो जो गुपकार थे, जो कह रहे थे कि हम मिलजुल के एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, बीजेपी को बाहर निकालेंगे, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई? देखिए, मुझे दुख इसी बात का होता है कि देखिए, इतना बड़ा देश है और आपके पास क्या कॉमन पॉइंट एजेंडा क्या है? क्या आप देशवासियों को आगे लेकर जाना चाहते हैं? आपके पास वन पॉइंट एजेंडा क्या है? भारतीय जनता पार्टी को रोको।
इसके अलावा आपके पास कोई एजेंडा है? जब आपके एजेंडे के अंदर ही गलती है कि आपके पास कोई नई चीज नहीं है, कोई नई स्कीम नहीं है कि देश को कैसे आगे लेकर जाए, आपके पास ऐसा कुछ ये नहीं तो है, कह रहे हैं, तो क्यों आपके साथ ये लोग कह रहे जाएंगे? हैं भाजपा को जब बाहर निकालेंगे तो देश खुद ब खुद आगे चलेगा। देखिए, तो मुझे बता दीजिए कि 10 साल के अंदर देश जो है वो 5वीं ग्लोबल इकोनॉमी बन गई, सबसे बड़ी आपके सामने। 10वें नंबर पे आपकी सी इंडिया अलायंस की पार्टी ने छोड़ा था, उससे पीछे 1 साल पीछे चले जाएं 2013 में तो 11वें नंबर पर हम लोग थे, और उस समय पूरी दुनिया 3.2% से ज्यादा के रेट से ग्रो कर रहे थे और ये डिग्रो कर रहे थे। आज पूरी दुनिया डिग्रोथ पे है, भारत ग्रोथ पे है, और 2028 के अंदर हम लोग जो है वो तीसरे नंबर की ग्लोबल इकोनॉमी बनने वाले हैं, शायद उससे पहले ही हम लोग बन जाए, और उस समय पूरी दुनिया डिग्रोथ कर रही होगी। तो लोगों को सामने दिखता है ना जनाब, लोगों को दिखती है उनकी तो तरक्की हुई है। अब इनके कहने से क्या होगा? 60-70 साल इनके इंडिया अलायंस ने मिलकर इस देश का जो लूट खसूट की है, मैं कहता हूं ये जो इनकी इंडिया अलायंस की प्रोमिनेंट पार्टी है इनकी, वो कहां पर वो शुरू हुई थी? ज से, जीप स्कैम से शुरू हुई। तो ज के बाद अगर आपको हिंदी शब्दावली पता हो तो उसके अंदर झ आता है, तो झ से झारखंड। अभी भी 363 करोड़ रुपया इन्हीं की जो इंडिया अलायंस की पार्टी से पकड़ा गया है। और आपको बताने की बात मैं बताना चाहूंगा मलिक साहब, आज के दौर में जहां पर एक मूंगफली बेचने वाला, एक मक्की बेचने वाला 10 रुपए करता है, तो यूपीआई ट्रांजेक्शन टन करके करता है कि चाहे इसमें से 1 पैसा देश की कंट्रीब्यूशन में जाए, वहां 363 करोड़ रुपए इनसे पकड़ा जा रहा है। इनसे लोग क्या उम्मीद रखेंगे जी? इनसे कोई उम्मीद नहीं है लोगों को। क्या आपको लगता है इस बार फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे, या इस बार जो इंडिया अलायंस कह रही है कि इस बार गठबंधन बना के, क्योंकि जितनी पार्टियां छोड़ रही हैं और राहुल गांधी या जयराम रमेश वो बयान देते हैं कि ये पार्टीज अभी भी हमारे साथ हैं, इनने अलायंस को नहीं छोड़ा है। क्या आपको लगता है कि इस बार इंडिया अलायंस को टक्कर देगी आप लोगों को? देखिए, मैं कांग्रेस को जवाब फिर एक शेर से दूंगा कि तुम चाहो या ना चाहो, जनता चाहती है। कि तुम चाहो या ना चाहो, जनता चाहती है। यूं ही नहीं कोई 400 की बात करता है। आपका क्या? पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, और आने वाले टाइम में आपकी रिपोर्ट कार्ड पे मुझे आर्यभट्ट का शून्य दिखता है। अब मुझे बताइए इतना विश्वास कैसे है? जैसे कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डॉक्टर फरुद्दुल्ला साहब कहते हैं कि हमारे टाइम पे जब ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ तब हमने एक इलेक्शन ऑफिसर से, उन्हीं के मंत्री ने इलेक्शन ऑफिसर से एक सवाल पूछा, कहा कि क्या इससे कोई चोरी हो सकती है वोट की? उन्होंने कहा कि हाँ हो सकती है। कहीं वही चोरी तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? और देखिए, इतना विश्वास से कहते कितनी हैं कि एक कैसी बात आप कर रहे हैं कि एक चीज सोचिए, इंटेंशन सोचिए। क्या आपने कहा आज से कितने सालों पहले इन्हीं के दौर में जब ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई थी, तो आप उससे पहला सवाल क्या पूछ रहे हैं? क्या इससे चोरी हो सकती है? यानी कि आपकी मंशा क्या थी? लेकिन क्या करें, दुर्भाग्यपूर्ण इससे कुछ ऐसा नहीं हो सकता इनकी इनकी ये जिससे कि भी ईवीएम आपके फेवर में बोले। ईवीएम उसी के फेवर में बोलेगी जो जनता जनार्दन का काम करता है, उसी के पक्ष में बोलेगी, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ईवीएम की बातें हैं, इन करने से कुछ नहीं होगा। नहीं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ, वो कह रहे हैं कि ईवीएम को हटाओ, जबकि बाहरी देशों ने ईवीएम को हटा दिया, हमें क्या प्रॉब्लम है ईवीएम ईवीएम हटाने से? देखिए मुझे क्या आपको लगता है हटनी चाहिए ईवीएम? देखिए, मैं कहता आपका हूँ क्या सोच विचार है? मैंने पिछले पार्टी दिनों के प्रेशर मत मत मैं बोलना, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल अपने सच्ची, हिसाब से मैं बोलना। सच्ची स्टिक, वैसे भी मैं किसी के प्रेशर में आके कम ही बात करता हूँ, तो इसी कारण शायद मैं कंट्रोवर्सीज में भी रहता हूँ, सच बोलता हूँ ना। तो मैं आपको सच एक बात बताऊं, ये जो ईवीएम है ना, ईवीएम ये कांग्रेस वालों के लिए या इन सब पार्टीज के लिए, इनके लिए ना एक वो माशूका की तरह है, और कांग्रेस या ये एनसी वाले हो गए, ये इनके सिर फिरे आशिक की तरह है। जब कभी ईवीएम गलती से इनके पक्ष में बोल देती है तब तो तू बहुत अच्छी है, और जब इनके अगेंस्ट बोले तो जा तू बेवफा है, तू दफा हो जा, तू कप जा, तू मर जा। तो इनका विचारों का इस तरह का प्यार है उसके लिए। वो किरण वाले आशिक होते हैं ना, बस उस टाइप के ये एनसी और आपको कांग्रेस क्या वाले लगता है हैं। अब ईवीएम अगर इनकी फेवर में नहीं बोल रही तो बेचारी ईवीएम पिटने के लिए तैयार है, और मुझे पता है 2024 में फिर इस ईवीएम पे इनका गुस्सा फूटने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया। क्या कुछ उन्होंने उमर अब्दुल्ला के बयान पे कहा, और जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जो एनडीए के साथ हम अलायंस कभी नहीं करेंगे, उनके लिए कोई दरवाजा खुला नहीं है, खिड़की खुली नहीं है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जब इलेक्शन होते हैं और जब सरकार बनने का टाइम आएगा, कौन किसके साथ हाथ मिलाएगा।